अभी तक तुमने कोई नजरिया कायम नहीं किया? अरशद भाई ने पूछा। अली ने कहा, अरशद भाई, यहाँ पर मौके ही इतने हैं कि कोई भी गद्दार हो सकता है। वो बोले, हाँ हो तो सकता है कि सभी गद्दार हों, मगर फिलहाल हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम हो सका कि वो पड़ोसी मुल्क का गद्दार किस सरदार के पास आया हुआ है? अली ने कहा, वो पता चल जाएगा, अभी कुछ वक्त दरकार है। बोले, कितना वक्त? अली ने कहा, टूर खत्म होने के बाद मैं आपकी रहनुमाई किसी न किसी समत जरूर कर दूंगा। आलिया मुस्कुराई, बोली, काफी घुन्ने हो, क्या लिख रहे हो आज? अली ने कहा, आपने कभी चांद की 14वीं रात को आसमान देखा है? बोली, हाँ अक्सर। अली ने कहा, और कभी आसमान को उस वक्त देखा है जब चांद का वजूद भी ना हो? बोली, हाँ क्यों? रास्ता लंबा था इसलिए हर शख्स हर तरह की बकवास सुन सकता था। अली ने कहा, चांद रोशन सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जिस दिन चांद सबसे ज्यादा रोशन होता है उस शब आसमान के बहुत सारे सितारे निगाहों से ओझल क्यों हो जाते हैं। एक चांद के न होने से जब हजारों सितारे हमें नजर आने लगते हैं तो हमें वो छुपा हुआ हुस्न नजर आता है जिसको चांद की रोशनी गायब कर देती है। बहुत सारी चमकने वाली चीजें अक्सर बहुत दिलकश चीजों को मध्यम कर देती हैं। अली ये कहकर खामोश हो गया। अरशद भाई जो बहुत गौर से सुन रहे थे अचानक बोले, बात मुकम्मल नहीं हुई? अली ने कहा, वैसे गौर किया जाए तो हर बात ही मुकम्मल है। एक मजमून है। मुस्कुराहट एक पूरी तकरीर का जवाब हो सकती है। खामोशी एक लड़ाई खत्म करवा सकती है। आलिया ने अपना ख्याल जाहिर किया। बोली, शाख अधूरी अच्छी थी अली, वो वैसे ही हसीन है, मगर इस बार तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। अली ने कहा, आप काफी दुरुस्त अंदाजे लगा रही हैं आजकल। आलिया ने बरजस्ता कहा, तो फिर बात मुकम्मल कर दो। वो बोला, बात यह है आलिया कि मेरे मुकदमे में चांद मुजरिम है, चांद के परिस्तार मुजरिम हैं। आलिया उदास लहजे में बोली, मैं समझ गई, तुम ठीक कहते हो। अरशद भाई बोले, मैं नहीं समझा, मुझे भी समझा दो। अली ने कहा, कुछ बहुत ही बुरे लोगों के इंतहाई बुरे कारनामों को लेकर हमने इस खित्ते से जिस बुराई को मंसूब कर दिया है उसकी वजह से वो चमकते दमकते सितारे छुप कर रह गए हैं। दोस्ती को जान से ज्यादा अजीज रखने वाले लोगों के अंदर छुपे हुए सितारे हमने क्यों नहीं ढूंढे? जिसका भाई बेटा बाप मर गया हो उसके चेहरे पर अगर उम्मीद आज भी है तो बेशकीमत है। पंजगूर के उस बूढ़े सरदार के शायद में बहुत मोहब्बत छुपी हुई थी। ये कहकर अली खामोश हो गया। वो मजीद कुछ और कहना भी नहीं चाहता था। बेला निस्बतन पुरसुकून इलाका था। कराची से कोयटा जाने वाले अक्सर पश्तून बेले में कयाम करते थे। बलोच और पश्तून आबादी किसी हद तक एक दूसरे के खिलाफ जरूर थी, मगर सुनसान सड़क पर जहां बलोच शिद्दत पसंदों का राज था वहां मैदान के बीचों बीच पश्तूनों के होटल पुराने मुआहिदों की कहानी सुनाते नजर आते थे। काफी सोच समझकर राजू ने लिस्ट बनाई थी। वो एक दिन पहले ही अमित से दोबारा मिलकर आया था। अमित ने उसको ये भी बताया था कि उसके ख्याल में फरीद ही वो काली भेड़ है जो सेफ हाउस के राज दूसरों को बताता रहा है। अब उसका नया टास्क ये था कि उसने सेफ हाउस में आने जाने वाले लोगों की मुकम्मल फहरिस्त बनानी थी और तफसील लिखकर यह भी बताना था कि कौन कौन लोग उसके ख्याल में गद्दार हो सकते हैं। उसको अमित की ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो इतना सीनियर होकर भी उससे निहायत इज्जत के साथ मिलता और बात करता। फरीद की गाड़ी और कमरे में बटन लगाने में जो उसने फुर्ती दिखाई थी उस कहानी को भी अमित ने ऐसे सुना था जैसे वो राजू का फैन हो गया हो। राजू ने हर फर्द का नाम, डेजिग्नेशन और मजीद तफसील भी लिख दी और साथ ही कुछ नामों के आगे सुर्ख दायरा भी लगा दिया। इस कागज को संभाल कर और लिफाफे में बंद करके अब वो अमित के बताए हुए पते पर जा रहा था। ये एक पब्लिक पार्क की पुरानी बेंच थी जिसके नीचे उसे ये लिफाफा चिपका कर वापस आना था। अभी वो वहां आकर बैठा ही था कि सेफ हाउस में फरीद का असिस्टेंट धीरज वहां आ गया। वो गुर्राया, राजू क्या कर रहे हो तुम? राजू जवाबन चीखा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? उसका लहजा सुनकर धीरज चौंक गया। बोला, क्या तुम अपनी हैसियत भूल गए हो? तमीज से बात करो। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? धीरज उसके हाथ पर झपट्टा मारते हुए बोला, फरीद सही कहता था कि तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। ये अमित की सताइशों का नशा था या राजू की कम अक्ली? उसने धीरज को पीटना शुरू कर दिया। वो बोला, मैं बताता हूँ तुम्हें कि इसमें क्या है गद्दार, तुम सब मारे जाओगे। राजू ये कहता गया और पीटता गया यहाँ तक कि धीरज बेदम हो गया। थोड़ी देर तक तो राजू हाँपता रहा। अब उसे डर लग रहा था। अमित ने उसे कुछ भी बताने से मना किया था। वो तो उल्टा एक सीनियर को पीट चुका था। ये पार्क अगर वीरान ना होता तो वो पुलिस के हाथों पकड़ा भी जा सकता था। उसने झटपट अमित को फोन करके सारा माजरा बताया तो अमित ने उसे रेस्ट हाउस बुला लिया। रेस्ट हाउस आने का रास्ता भी ऐसा बताया कि अगर कोई उसका पीछा करता हुआ आए तो उसको पहचाना जा सके। वो रेस्ट हाउस पहुंचा और सीधा अमित के कमरे में चला गया। अमित सोफे पर नीम दराज एक किताब पढ़ रहा था। उसने किताब रख दी और राजू को देख कर मुस्कुराया। राजू बोला, सर मुझे माफ कर दें,
उसने आपको गाली दी थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। कहता था कि ऐसा निकम्मा ऑफिसर भेजा है हमारे मुल्क वालों ने। अमित ने पुरसुकून लहजे में कहा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में वो भी यहीं आ रहा है, और जो तुम्हारा पीछा कर रहा था वो भी। ये दोनों ही गद्दार लगते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों अमित के सामने बैठे हुए थे। धीरज और एक और शख्स के हाथ बंधे हुए थे, जबकि राजू उन दोनों को तकब्बुराना अंदाज में देख रहा था। धीरज अमित को पहचान कर बोला, सर आप यहाँ कैसे पहुंचे? हमें तो इत्तला मिली थी कि आप किसी और के पास ठहरेंगे। वो शायद अमित को जानता था। अमित ने कहकहा लगाते हुए कहा, राजू खोल दो इन्हें, ये गद्दार नहीं लगते। राजू ने मायूस सा मुंह बनाकर उन दोनों को खोल दिया। उसके चेहरे पर शिकवा था। इतने में वेटर चाय लेकर आ गया। अमित ने कहा, चलो बातें बाद में होंगी, पहले चाय पीते हैं। वेटर ने अमित से कहा, सर ये लाल मग में कॉफी है आपके लिए। तीनों चाय पीने लगे। थोड़ी देर में अमित के सामने बैठे तीनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा कमरा पर लगाकर उड़ गया हो। अमित भी उन्हें कभी छोटा और कभी बड़ा नजर आने लगा, और जरा सी देर में तीनों चकरा कर फर्श पर गिर गए। अमित ने इस्तकबालिया पर कॉल की, हाउस कीपिंग स्टाफ। आवाज आई, जी सर, कैसे मदद कर सकता हूँ? अमित ने कहा, रूम क्लीन कर दें प्लीज। उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर में वेटर 3 बैग लेकर हाजिर हुआ। दोनों ने मिलकर तीनों को एक एक बैग में डाला। वेटर ने कहा, तीनों हरामखोर ही बहुत भारी हैं सर। अमित मुस्कुराया, बोला, लड़के तुम्हें कहा था ना कि हरामखोर होते ही भारी हैं। वेटर के जाने के बाद अमित एक आईना में उसके सामने बैठ गया और अपने चेहरे से प्लास्टिक के कुछ टुकड़े अलग करने लगा। थोड़ी ही देर में वो मोटरसाइकिल वाला ड्राइवर आईने के सामने था जो राजू को यहां लाया था। वली ने बेला रेस्ट हाउस में नाश्ते की टेबल पर बैठते ही पूछा, सर कुछ पता चला? ड्राइवर बोला, हाँ, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ये वो जगह है जहां से बेला के लोग मैंगनीज के पत्थर निकाल निकाल कर कोड़ियों के दाम इंडस्ट्रीज को बेचते हैं, और यूं ये खजाना भी खाली हो रहा है। वली जोश में बोला, तो सर चलते हैं, इंतजार किस बात का है? ड्राइवर बोला, अक्लमंद, वहां पत्थर निकाल निकाल कर इतने गार बन चुके हैं कि किसी को ढूंढना हम 2 लोगों के बस की बात नहीं। बहुत ही बेहतर जगह का इंतखाब किया है उन लोगों ने। वली ने पूछा, तो अब फिर क्या करें? वो बोला, अब ये अलग प्रोजेक्ट है, यहाँ कुछ लोग छोड़े जाएंगे जो सिर्फ इसी पर काम करेंगे। वली ने कहा, तो अब हम क्या करें? उसने कहा, हमारा काम सिर्फ तंग करके जवाबी रिएक्शन देखना था, वो हो चुका, अब हम आराम करेंगे। वली बोला, सर आराम की आदत ही कहाँ है? उसने कहा, जाहिर है तुम्हारे 11 बच्चे जो हैं। वली ने कहा, सर क्या मतलब? वो बोला, अरे भाई नहीं करना आराम, मजाक कर रहा था, अगले ऑर्डर्स आ गए हैं, थोड़ी देर में निकलना है, सुकून से नाश्ता करो। दोनों ने नाश्ता किया, चाय पी और फिर कमरे में आ गए। ड्राइवर बोला, वली तुम्हारे चचा का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। एक इंडस्ट्री से हमारी बात हो गई है जो मैंगनीज खरीदना चाहती है, हम उसको मैंगनीज सप्लाई करेंगे। जो पार्टी अपनी जमीनों से मैंगनीज निकाल रही है उनसे भी बात हो चुकी है। इस तरह हम पूरे इलाके में फिरेंगे, और हाँ, मैं तुम्हारे चाचा का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। ये कहते हुए ड्राइवर ने उसे आंख मारी। आज सुबह सरदार से मिलने का वक्त नहीं मिल सका था, इसलिए तय हुआ कि पहले शहर घूमेंगे। बेला छोटा सा शहर था। भूरी सुरमई लाल चट्टानें उस इलाके की पहचान थीं। कहीं कहीं ये चट्टानें एकदम स्याही माइल भी हो जाती थीं। पुराने जमाने में लोग इन चट्टानों को आसेबजदा और मनहूस करार दिया करते थे। फिर साइंस ने तरक्की की और मालूम हुआ कि ये स्याही माइल चट्टानें सोने जैसा कीमती पत्थर रखती हैं। फिर जिन जिन की जमीनों में ये आसेबजदा मनहूस पहाड़ थे, वो पूरे इलाके पर काबिज हो गए। जमीनें, उसकी मिट्टी, उसके पत्थर सब बिकने लगे। जब इस जगह की शोहरत बढ़ी तो अहले ज़र इस पर दरिंदों की तरह टूट पड़े, और ये जगह गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग से लेकर बदमाशों के गढ़ तक सब बन गई। ताकत वक्त का इमाम ठहरी और सबने एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए हर तरह का असलहा और मिलिशिया की ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हुकूमत खामोश रही। हुकूमत क्या, हर एक खामोश रहा, हत्ता कि ये कौम इस हालत में पहुंच गई कि जब तक आपके घर के अंदर आकर आपके कमरे पर कोई हमला न करता, आप खामोश ही रहेंगे। वाकई ये पहाड़ आसेबजदा ही थे। बुजुर्ग ठीक ही तो कहा करते थे। अली का मकसद पहाड़ों पर कोई दास्तान लिखना नहीं था, वो तो कुछ जानने आया था और साथ ही साथ अपने साथियों से कुछ छुपाना भी चाहता था। उसे उम्मीद थी कि बहुत से राज अब तक राज ही हैं। बेला वो लोग रात को पहुंच गए थे, मगर अली का जहन अभी तक पंजगूर के सरदार के उम्मीद भरे शायद में अटका हुआ था। गाड़ी में बैठते हुए अचानक उसके जहन में एक ख्याल उभरा। वो काफी परेशान लग रहा था। सरदार के कुछ आखिरी लम्हात में किए गए नर्म लहजे पर अली ने सरदार के भाई के चेहरे को बदलता हुआ देखा था। उस वक्त से अली मुसलसल उसके बारे में सोचे जा रहा था। गाड़ी में बैठते बैठते वो अचानक रुक गया। 1 मिनट अरशद भाई ठहरें, मैं भी आया।
वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके कमरे की तरफ भागा। ये चीज सबको शक में डाल सकती थी, मगर कुछ काम मसलहत से ज्यादा अहम होते हैं। उसने अपने बंद फोन को खोला और एक कॉल मिलाई। दिस इज क्राइम ऑपरेटर। जवाब आया, कंटिन्यू। वो बोला, पंजगूर में किसी से भी सरदार को मेरा पैगाम भिजवाओ कि अपने भाई पर नजर रखें। आवाज आई, ओ अली भाई, आप शायद टीवी के करीब नहीं हैं। अली का दिल डूबने लगा। बोला, क्यों, क्या हुआ? आवाज आई, 2 सरदारों पर आज हमला हुआ था। तुर्बत वाले सरदार अपने साथियों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई की वजह से बच गए, जबकि पंजगूर का सरदार शदीद जख्मी है। अली ने कहा, कोई उम्मीद? जवाब आया, बस यूं समझें कि उम्मीद तो हर वक्त ही रखनी चाहिए। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। अली ने फुर्ती से फोन बंद कर दिया और कमर से चिपकी हुई डायरी निकाल कर हाथ में ले ली। खेल बिगड़ चुका था। अगर वो भाग कर आने की बजाय ये कहकर आता कि मैं डायरी लेकर आता हूं, तो शायद ऐसा मसला ना होता। बहरहाल कोई बात तो बनानी ही थी। अरशद भाई दरवाजे में खड़े उसको मशकूक अंदाज में घूर रहे थे। बोले, क्या हुआ, एकदम ऐसे क्यों भागे? अली ने कहा, भाई बाहर का खाना खा खा कर पेट खराब हो गया है। अब आलिया के सामने मैं क्या कहता? उसको यकीन था कि अरशद भाई ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा चलो। कभी कभी यूं ही इंसान को ऐसा एहसास होता है कि उसके साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। अली को आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब बेला घूमने के लिए जा रहे थे। अली ने कहा, अरशद भाई, गलती हम सबसे हुई है। अरशद भाई किसी गहरी सोच से चौंके। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो बोला, जितना वक्त और पैसा हम मामलात बिगाड़ कर गद्दार बनाकर इनको ढूंढने में लगा देते हैं, उतना वक्त और दिल इनको मनाने में लगा दें तो आधे गद्दार तो खत्म हो ही जाएं। आलिया ने कहा, मगर अली, कुछ लोग वैसे भी नहीं मानेंगे। अली ने कहा, पहले हम एक राह दिखाएं, इज्जत वाली राह, फिर गुमान को यकीन करें। खामखा कयास आराई अपनों में ही लड़ाई करवा देती है, जबकि दीन कहता है कि गुमान से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह के जुमरे में आते हैं। अरशद भाई ने खामोशी तोड़ी। बोले, तुम ये कह सकते हो क्योंकि तुमने अपने साथियों के कटे हुए गले नहीं देखे। अली ने कहा, चलें, उन लाशों के बदले और लाशें और उन लाशों के बदले मजीद लाशें कब तक? यहाँ के लोगों को खाना, पानी, रोजगार और अस्पताल तो देकर देखें, और हाँ, तालीम भी। 1 साल, 2 साल, 5 साल आप देखेंगे कि वही बच्चा अपने सरदार से पूछेगा कि मुझे क्यों सिखाते हो कि मैं मजलूम हूँ। भरे हुए पेट से मीठा पानी पीकर चलते हुए पंखे में सोने वाला बच्चा एक दफा तो सोचेगा कि ये मजलूम आखिर होता क्या है। अली जोश में था। अरशद भाई ने सख्ती से कहा, तुम्हारा काम बस इतना है कि उस सरदार का पता लगाओ जिसके पास दूसरे मुल्क का एजेंट आने वाला है, और ये भी पता लगाओ कि वो आया कि नहीं, और किसी चीज के जिम्मेदार तुम नहीं हो। वो बोला, घर में आग लग जाए तो उस पर काबू पाना सिर्फ फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं हुआ करती। अरशद भाई बोले, मेरा पहला उसूल है कि फलसफा फील्ड से अलग रखो। उनके लहजे की सख्ती बरकरार थी। अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें बेला के सरदार की तरफ जाने की जरूरत नहीं। वो सरदार उन्हीं तीनों में से कोई एक था। अली ने गोया बम फोड़ दिया। अरशद भाई बोले, व्हाट, ये तुम कैसे कह सकते हो? अली ने कहा, मुझे सब कुछ समझ के समझाने में कुछ वक्त लगेगा। अरशद भाई बोले, फिर भी हम सरदार से मिलकर ही वापस जाएंगे। वो बोला, जैसे आपकी मर्जी। आलिया टटोलने वाली नजरों से बोली, क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेला के सरदार से तुम मिलना नहीं चाहते? अली ने लापरवाही से कहा, आपके किसी भी कायम किए हुए नजरिए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ वाकयात उसे आलिया और अरशद भाई की नजरों में मशकूक बना चुके थे। राजू ने खेल बिगाड़ तो दिया था, लेकिन बिगड़ा हुआ खेल भी बेशुमार मौके साथ लेकर आता है। मस्बत सोच हमेशा कोई ना कोई राह निकाल ही लेती है। आग को रोशनी, तेज धूप को ताकत और हवाओं के झक्कड़ों को तवानाई समझना मुस्बत सोच का ही नतीजा था। मोटरसाइकिल वाला और उसका साथी सर जोड़कर बैठे थे। मोटरसाइकिल वाले ने अपने साथी को मुत्तला किया। बॉस को मैसेज दे दिया है, वो कहते हैं कि अब सब खुद संभालो। मोटरसाइकिल वाला मामूली जिसामत का नौजवान था। शख्सियत ऐसी थी कि आम लोगों में आराम से घुल मिल जाता और तनोतोष यही जाहिर करता कि उसको लड़ाई भिड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं, मगर इसके बरक्स वो बहुत फुर्तीला और पत्थर की तरह ठोस था। बाल लंबे, आंखें काली और हाथ में ऐसे निशान थे जैसे सिर्फ टी शर्ट पहनने की वजह से आधा हाथ काला हुआ हो। बादियों नजर में वो यूनिवर्सिटी का कोई नौजवान लगता था, मगर अपने हल्के अहबाब में तेंदुए के नाम से मशहूर था। तेज मोटरसाइकिल चलाना और घुड़सवारी उसके कभी न खत्म होने वाले शौक थे, जो अब उसके प्रोफेशन में बहुत काम आ रहे थे। उसके साथ उसका जूनियर बैठा उसे गौर से देख रहा था। ये निस्बतन भारी, ढीले ढाले जिस्म का गोल मटोला आदमी था। उम्र शायद मोटरसाइकिल वाले से कुछ कम हो, मगर अपनी भारी जिसामत की वजह से वो उससे उम्र में कहीं बड़ा लगता था। खुद मशवरे देने से ज्यादा अपने सीनियर की सुनना और उस पर बिला चूंचरा अमल करने की वजह से सबकी आंखों का तारा था। बहुत तेज दौड़ने से कतराता था, मगर भारी से भारी चीज
या इंसान को हल्की फुल्की गेंद की तरह उठा लेता। साथ बैठा हुआ शख्स जिसका नाम आबिद था बोला, मगर फाद भाई, उस अहमक को मारपीट करने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा बगैर घंटियां बजाए काम हो रहा था। फाहद ने कहा, देखो धीरज ने उसे पकड़ ही लिया था तो अच्छा ही था कि वो हमारे पास आ गया और साथ ही धीरज को भी ले आया। आबिद ने कहा, हाँ ये तो है, मगर हमारा मकसद क्या था? इन लोगों की हम पहले भी निगरानी कर रहे थे। बिला वजह राजू को पकड़कर मजीद निगरानी की क्या तुक बनती थी? फहद ने कहा, मेरा अपना नजरिया ये है कि बॉस छेड़छाड़ करके ये देखना चाहते थे कि दूसरी जानिब से क्या रद्द अमल आ रहा है, और वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया होगा। देखो हम इस खेल के मोहरे हैं। आबिद ने कहा, हाँ ये तो है, हमें पता ही क्या है, हम तो इतना भी नहीं जानते कि एजेंसी का बिग बॉस कौन है। फहद ने कहा, और एक बात और बता दूं कि ये न जानना हमें हजारों खतरों से बचा कर रखता है। वैसे मेरा एक और नजरिया भी है। आबिद ने कहा, वो क्या? फहद बोला, वो ये कि हमसे जो काम करवाए जाते हैं उसका असल रिएक्शन कहीं और ही दिखाई देता है, जबकि इस चेस बोर्ड के मोहरे अक्सर ये नहीं जानते कि ये रिएक्शन आया कैसे। आबिद ने कहा, यानी हम 3D चेस खेल रहे हैं? फहद ने कहा, नहीं आबिद, इस शतरंज की डायमेंशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा है और यही हमारी कामयाबी का राज है। आबिद ने कहा, अब क्या करना है? फहद बोला, फरीद पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही धीरज से राब्ता न होने पर उसे कुछ शक होगा, वो लाजिमन ऐसी हरकत करेगा जिससे कुछ और लोग सामने आ जाएंगे। आबिद ने कहा, सुना है वो एक सरदार जो हमारा हमदर्द था, उसे किसी ने गोलियां मार दी? फहद ने कहा, हाँ, वो शायद न बच सके, मगर इसी वजह से काफी हद तक निशानदही हो चुकी है कि उस एजेंट के हमदर्द कौन थे। अब उन पर नजर रखी जा रही है। आबिद ने गुस्से से कहा, तो क्यों ना दुश्मन के हमदर्दों को भी गोली मार दी जाए? फहद बोला, तुम्हारी शायद अकल फिर गई है। उनको गोली मार दी तो फिर दुश्मन कोई और हमदर्द बनाएगा जिसका हमें इल्म नहीं होगा। उसे बस दूर से देखते रहना है और दूसरे एजेंट्स को पकड़ते रहना है। आबिद बोला, वैसे सर ये कौन सा मेकअप था जिससे आप बिल्कुल अमित बन गए थे? फहद ने कहा, यह बिल्कुल वही मेकअप था जैसे शादी के वक्त एक शदीद गहरे रंग की लड़की यूरोपियन लगने लगती है। आबिद बोला, सर बताएं ना। फहद ने कहा, रे ये हमारी लैब का कमाल है, हम किसी से पीछे थोड़ी हैं। आबिद बोला, तो सर हम अपने आप को इतना पीछे जाहिर क्यों करते हैं? फहद बोला, रेस में अगर आप किसी के बराबर भागने लगें तो क्या होता है? आबिद बोला, सर जीतने का चांस बन जाता है। फहद बोला, नहीं भाई, बराबर वाला और तेज भागने लगता है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि और तेज भागें, इसलिए बेहतर है कि आगे वाले को यही समझने दो कि वो जीत रहा है। आबिद बोला, सर ये सोचें आपकी 2-3 महीनों में ज्यादा पुख्ता नहीं हो गई? फहद ने कहा, यार जब से एजेंसी का सेटअप चेंज हुआ है हर एक को सोचने का मौका मिल गया है। आबिद बोला, सर वैसे आप आखिरी बार इन सब के सामने अमित बनकर क्यों गए थे? वो बोला, अरे ये बैकअप प्लान था, जब खेल खत्म हो जाएगा तो हम चारों, मेरा मतलब है मैं यानी अमित, धीरज, राजू और एक और बंदा जो इनके साथ आया था, एक ऐसी जेल में बंद किए जाएंगे जहां से निकल भागने का रास्ता मुझे मालूम होगा। फिर भाग निकलने का प्लान बनेगा और मैं इन्हीं लोगों के दूसरे ठिकाने तक खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। फहद ने आंख मारी। आबिद बोला, सर इसीलिए इन्हें सिर्फ बेहोश किया गया है? अब मैं समझा। फहद बोला, हाँ, अब वो ऐसे लोगों के पास हैं जिनको वो मेरा हमदर्द समझ रहे हैं। आबिद ने कहा, वैसे अब ये लोग चौकन्ने हो गए होंगे? फहद ने कहा, हाँ ऐसा ही है, और इसी एहतियात में वो 1-2 बड़ी गलतियां कर चुके हैं। खेल अब खत्म होने वाला है। आबिद बोला, अब हमें क्या करना है? फहद ने कहा, एक लंबा सफर। ये लिफाफा है, इसे पढ़ लेना।